everybody, it's me Ritu Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are consistently preparing for your examinations. तो हम लोग इसमें अभी फिर से और भी जितनी बची हुई टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल जो वर्ड है, पहले तो मैं ये बता दूं कि हम ये वर्ड को हेल्थ इंश्योरेंस के केस में यूज करते हैं, ठीक है। अब जो डिडक्टिबल होता है ये वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर अपनी जेब से भरता है, ठीक है ना। पॉलिसी होल्डर कौन हुआ? जिसने पॉलिसी खरीदी हुई है, ठीक है। जब उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि जब उसका हेल्थ खराब होगा और वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसके जो खर्चे होंगे वो कंपनी पे करेगी, यही होता है ना। तो उसमें ऐसे जितना भी खर्चा आता है हॉस्पिटल का, उसमें से कंपनी कहती है कि पहले आपको थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो हम देंगे। तो जो वो पहले थोड़ा सा अमाउंट हमको देना होता है, पॉलिसी होल्डर को जो देना होता है, उसी को हम यहाँ पे डिडक्टिबल बोलते हैं। अब ये जो डिडक्टिबल होता है, जितना ज्यादा होता है प्रीमियम जो होता है हमारा, उतना ही कम होता है। इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल मैं बताती हूँ। मान लो आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 5 लाख रुपीज का, ठीक है। उसमें आप लेट सपोज कि 10,000 रुपए का मतलब सालाना प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। अब देखो आपने सोचा कि हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा ही रखा है, अब हॉस्पिटल गए तो मतलब छोटे से चीज के लिए हॉस्पिटल गए और जो कुछ भी हुआ अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो कंपनी दे ही देगी। ऐसे सोच के हम क्या करेंगे कि मतलब छोटी सी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। तो ये चीज गलत होती है ना। तो इसलिए ना ये जो डिडक्टिबल जो होता है, ये डिडक्टिबल लिया जाता है ताकि आप ना इसे गलत फायदा ना उठाओ इंश्योरेंस का। जैसे पहले मैंने गाड़ी का बताया हुआ है कि जैसे गाड़ी के केस में क्या होता है कि थोड़ी सी गाड़ी खराब होती है और आप सोचते हो कि आपने तो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आप उस गाड़ी को पूरा जैसे और भी ज्यादा डैमेज कर देते हो कि चलो पैसे आ जाएंगे। तो वो गलत होता है ना। प्रिंसिपल्स में बताया जाता है कि वो गलत होता है, कि ऐसे नहीं करना है आपको। तो उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या होता है कि ऐसे मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। क्या होता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आप पूरी तरह से दिमाग में निश्चिंत हो जाओगे कि क्या है, अभी कंपनी पैसे दे देगी। छोटी सी भी प्रॉब्लम है, गए हॉस्पिटल और क्लेम कर दिया कंपनी को कि अभी हम हेल्थ हमारी खराब हो गई है, हमको आप पे कर दो। तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि 2 चीज कर रही है ना। एक तो क्या कर रही है कंपनी, ओपीडी सर्विस को कवर नहीं करती है। ओपीडी का क्या मतलब होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोग जब कभी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, और वहां जस्ट ऑफिस में जाके पहले, है ना। तो जो जस्ट वो उनकी फीस होती है, आपको देखने की जो फीस होती है, मान लो 1,000 रुपए, तो इसको हम बोलेंगे ओपीडी सर्विस, ठीक है। तो ये वाला जो खर्चा होता है ना, ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है ऑलमोस्ट कंपनीज में, राइट। और दूसरी चीज कंपनी क्या करती है, ये डिडक्टिबल रख देती है कि भाई आप थोड़ा अमाउंट पे करो, उसके बाद जो ज्यादा खर्चा होगा, जो बाकी का होगा, वो हम कर देंगे, ठीक है। जैसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो 5 लाख का इंश्योरेंस है आपका, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब मान लो आप बीमार हो गए, ठीक है। तो आप बीमार हो गए और आपको मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा आया है, ठीक है ना। अब कंपनी आपको कितने देगी और आपको कितने पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिडक्टिबल 10,000 रुपए है ना, तो अब आपको इस 2 लाख में से 10,000 तो आपने भरे हैं, तो पीछे कितना अमाउंट बचा? 1.9 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये जो पैसे होंगे ये कंपनी तभी देगी जब आप 10,000 रुपए पहले पे करेंगे। तो ये जो 10,000 है यही डिडक्टिबल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा 100% आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, जैसे डिडक्टिबल जो है आपके पॉलिसी का डिडक्टिबल है वो 30,000 रुपीज है, ठीक है। डिडक्टिबल 30,000 है, यानी कि आपको अपनी जेब से 30,000 रुपए देने हैं। आपका जो क्लेम है 40,000 है। अब आपको कंपनी कितने देगी? आपने 40,000 रुपए का क्लेम किया है और 30,000 रुपए जो है वो आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो पीछे कितना बचा? 10,000। तो ये 10,000 ही अब आपको कंपनी देगी, भले ही आपका क्लेम 40 का है, लेकिन 30 आपके जेब से गया हुआ है। तो जो आपके जेब से गया है उसी को ही हम यहाँ पे डिडक्टिबल कहते हैं। और डिडक्टिबल जितना ज्यादा होता है हमारा प्रीमियम उतना ही कम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिडक्टिबल कम है
तो इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा तो वो फिर प्रीमियम भी ज्यादा लेगी। तो हमारा डिडक्टिबल और प्रीमियम का जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पे ये उल्टा होता है। अगर डिडक्टिबल ज्यादा है तो प्रीमियम कम होगा और डिडक्टिबल कम है तो प्रीमियम ज्यादा होगा। देखो थोड़ा ढंग से शॉर्ट में समझते हैं। अगर हम जब कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी ये चाहती है कि आप छोटे छोटे कारणों की वजह से हॉस्पिटल में जा कर के और छोटी सी कोई बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उसकी वजह से जो आपको खर्चा आया है और उस छोटे से खर्चे के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे को क्लेम कर दो, ये सोच के कि हाँ हमारे तो हेल्थ इंश्योरेंस है, खर्चा जो भी हो कभी भी हो हमको तो कंपनी दे देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ओपीडी सर्विस को कंपनी जो है वो कवर नहीं करती है। कंपनी कहती है कि जब आपको सच में कोई थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम है, जब आपको सच में कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, आप एडमिट हुए हैं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए, और वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से ही आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपको क्लेम करना है। और उसमें भी आपको पहले एक थोड़ा सा अमाउंट पे करना है जिसको हम डिडक्टिबल बोलते हैं, उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कंपनी पे कर देगी। देखो को पे क्लॉज क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। को पे, देखो को का मतलब क्या होता है हिंदी में, सह यानी साथ में, है ना। को मतलब सह होता है ना। देखो को पे और ये जो डिडक्टिबल होता है ये चीजें सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये डिफरेंस क्या होता है, देखो वही चीज है कि अगर आप एडमिट हो गए, अब आपका खर्चा हो गया, अब आप क्लेम करेंगे कंपनी को। अब डिडक्टिबल में क्या होता है कि आपको जो वो थोड़ा सा अमाउंट होता है ना वो पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। पहले आप पे करते हैं, उसके बाद में कंपनी जो है बचा हुआ अमाउंट पे करती है। इन को पे में क्या होता है कि जो भी खर्चा आता है आपके हॉस्पिटल का वो कंपनी और पॉलिसी होल्डर दोनों मिल के पे करते हैं, उसी टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनका पैसा आपस में कि तो इतना पैसा आप देंगे और इतना कंपनी देगी, है ना। यानी कि डिडक्टिबल में पैसे पहले देने पड़ते हैं पॉलिसी होल्डर को, और जो को पे होता है उसको उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे पे किए जाते हैं। जैसे कि मान लो को पे का क्लॉज है कि भाई आपके ना आपको 10% जो भी आपका खर्चा होगा, मान लो आपका हॉस्पिटल का खर्चा 50,000 रुपए का आता है, तो इसका 10% जो है वो आपको देना है, यानी कि 5,000 रुपए, और बाकी जो 45,000 रुपए होंगे वो कंपनी पे करेगी। तो ये होता है को पे का क्लोज कि आपको बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैसा, ठीक है। ओके अब जो को पे का जो पर्पस होता है, ये भी पर्पस यही होता है कि जो लोग हैं लोगों को डिस्करेज करना कि भाई छोटे छोटे कारणों की वजह से वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं हो जाए, है ना, उस चीज़ को रोकना। और जो ऐसा ना एज्यूम कर लेना कि भाई अभी मेडिकल इंश्योरेंस तो है ही है, महंगे हॉस्पिटल में ही जाते हैं, महंगे महंगे रूम वगैरह जो होते हैं हॉस्पिटल के, उस टाइप के हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना। उनका पर्पस ऐसे महंगे चीज़ों को यूज़ करना नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखो जैसे को पे है, ये एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई 80% जो है खर्चे का मान लो 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी, जो 20% है वो आप देंगे, यानी कि पॉलिसी होल्डर देंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है को पे में, ठीक है। जबकि डिडक्टिबल में क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट, जितना भी खर्चा हुआ है उसका थोड़ा अमाउंट पहले देगा पर्सन जो पॉलिसी होल्डर है, उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कंपनी दे देगी, ठीक है। जो फालतू के क्लेम्स होते हैं उनको रोकने के लिए ये ऐसे क्लॉज जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। है नो क्लेम बोनस। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नो क्लेम बोनस, जब आप क्लेम नहीं करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल, आपने मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कि भाई अपनी लाइफ में मैं बीमार हो गया, एडमिट हो गया, बहुत खर्चा हुआ, तो भी अभी अपन को जो खर्चा होएगा वो कंपनी दे देगी। तो मान लो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आप ईयरली जो है 10,000 रुपए का प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। अब आपने पहले साल पूरा प्रीमियम भर दिया लेकिन आप बीमार नहीं हुए, ठीक है। दूसरे साल आप वही प्रीमियम पूरा भर दिया लेकिन आप बीमार नहीं हुए। अब तीसरे साल में कंपनी जो है
वो आपको एक रिवॉर्ड देगी। वो रिवॉर्ड क्यों देगी आपको? क्योंकि आपने पॉलिसी ली ताकि आप क्लेम कर सको। आपने पॉलिसी ली, आपने प्रीमियम भरा, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया क्योंकि आप बीमार ही नहीं हुए। एक्चुअली में तो कंपनी को ऐसे ही लोग चाहिए हैं, है ना। तो अब कंपनी आपको रिवॉर्ड क्या देगी कि जो आप सालाना 10,000 रुपए का प्रीमियम भर रहे थे 5 लाख की पॉलिसी पे, अब कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी ये कि कंपनी कहेगी कि आपकी जो पॉलिसी है वो तो मतलब 5 लाख ही रहेगी, जो आपका सम एश्योर्ड है वो तो 5 लाख ही रहेगा, लेकिन जो आप प्रीमियम 10,000 भर रहे हैं उसकी जगह अब आप 8,000 ही प्रीमियम भरोगे। तो इसमें मतलब आपका प्रीमियम 2,000 कम हो गया, तो ये आपका रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं नो क्लेम बोनस। ठीक है ना। अब ये जो नो क्लेम बोनस होता है एनसीबी, ये अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, समथिंग 20 to 50% के बीच में होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूजन। इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि जो चीजें पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में इंक्लूड है, यानी कि जो कंपनी जिन जिन चीजों के लिए कंपनी पे करेगी, जो इंक्लूज उसको बोलते हैं इंक्लूजन, यानी कि जो चीजें इंक्लूडेड है आपके पॉलिसी में कि हाँ हम जो प्रीमियम भर रहे हैं उसके मतलब किस चीज के लिए हम प्रीमियम भर रहे हैं, हम क्लेम कर सके, हमको पैसे मिल सके, तो कंपनी किस किस चीज के लिए पैसे देगी, तो वो होता है इंक्लूजन। जैसे कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो अब आपके जो जो खर्चे होंगे उसमें, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होंगे उसका खर्चा, एम्बुलेंस का जो चार्ज होगा, है ना, सर्जरी कराएंगे तो उसका खर्चा, हॉस्पिटल के जो रूम्स होते हैं उनके जो बिल होंगे वो। ठीक है। जो एनेस्थीसिया होता है, यानी कि सर्जरी से पहले जो बेहोश करते हैं ना, जैसे जिस ट्रीटमेंट को, उसको हम लोग एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो उसमें जो भी चीजें यूजफुल होंगी उनके लिए जो खर्चा होगा वो, मेडिसिन होंगे, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होएगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो जो जिन चीजों के लिए पैसे कंपनी देगी उनको हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। अब एक्सक्लूजन का मतलब इंक्लूजन का उल्टा हो गया ये बिल्कुल भी, यानी कि जिन चीजों के खर्चों के लिए पैसे कंपनी पे नहीं करती है। अब जैसे कि देखो डेंटल ट्रीटमेंट होता है, ज्यादातर कंपनीज जो है डेंटल जो होता है ट्रीटमेंट उसके लिए पैसे एक्चुअली नहीं देती है। जैसे आप एकदम से आपके मन में आ जाती है कि अब तो दांत साफ करवाने हमको, एकदम चमकाने उनको, तो हम लोग है ना डेंटल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो वैसे भी हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस तो कराया हुआ है और दांत वगैरह है तो बॉडी का पार्ट ही, तो हम हेल्थ से रिलेटेड ही है वो तो कंपनी पैसे दे देगी, ऐसा नहीं है, कंपनी नहीं देती है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपने सोचा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा लेते हैं, आप फेशियल कराने चले गए, क्या है तो हेल्थ का ही इशू है ना, तो कंपनी पे करेगी, तो कंपनी इसके लिए पे नहीं करती है। आपकी मर्जी हो गई कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँ, तो उसके खर्चे भी कंपनी नहीं देती है ना। सेक्स चेंज ऑपरेशन जो होता है उसके लिए कंपनी पे नहीं करती है, हेयर ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए भी नहीं करती। तो मतलब ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती है हेल्थ वाली, है ना, तो इन चीजों के लिए कंपनी पे नहीं करती है। जो जेन्युइन खर्चा होता है, जो सच में एक मतलब इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और अगर वो एवरेज लेवल पे है कमाई में और नहीं कर पाते हैं पे, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खर्चा है एक टाइम पे, तो उसी के लिए इंसान इंश्योरेंस कराता है सो दैट कि आपको उस वक्त पे हेल्पफुल हो। ठीक है। देखो कैशलेस ट्रीटमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कैशलेस ट्रीटमेंट को समझने के लिए ये अब होता है, तो इसको समझने के लिए ना अपन को पहले जो होता था उसको समझना होगा। तो पहले हम वो चीजें समझते हैं जो पहले होती थी। पहले क्या होता था कि मान लो कि ना आप जैसे आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 5 लाख का, ठीक है, डिडक्टेबल आपका 10,000 रुपए है कि भाई जो भी आपका खर्चा आएगा उसमें पहले आप 10,000 देंगे, उसके बाद में जो भी खर्चे का पीछे बचता है 10,000 को काट के वो सारा कंपनी दे देगी। तो जो आप अब देखो जैसे आपका ना हॉस्पिटल का बिल आ गया, अब क्या होता था पहले कि जितना भी खर्चा होता है वो एक बार तो आपको पे करना पड़ेगा पूरा पैसा। मान लो आपने 5 लाख का मतलब इंश्योरेंस कराया था, आपका कोई 4 लाख का खर्चा आ गया है, तो अब आपको पूरे 4 लाख एक बार खुद ही भरने पड़ेंगे। उसके बाद में पेपर वर्क होगा और कंपनी जो है आपको बाद में उसमें से 10,000 जो आपने डिडक्टेबल भरा हुआ है वो हटा के बाकी जो बचता है वो वापस आपको देगी, राइट, ऐसा होता था। लेकिन जो कैशलेस जो अब ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे है ना आप मान लो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, अब आपको
आपके ट्रीटमेंट से जस्ट पहले वहाँ हॉस्पिटल में ना एक टीपीए बैठा होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या होता है कि इनको हम अपना एक कार्ड देते हैं। कार्ड कौन सा? कि भाई जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है उस कंपनी का कार्ड होता है जो हम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं। ठीक है, जब हम उनको देते हैं तो ये हमारे ट्रीटमेंट से पहले ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लेती है और जितना भी खर्चा होता है वो ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर उस कंपनी के साथ डिस्कस कर लेती है और वो कंपनी जितना भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट ही हॉस्पिटल को दे देती है। तो इसमें एक चीज का फायदा ये होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जब पहले कैसे होता था कि भाई आपको सारा अमाउंट एक बार खुद ही को पे करना है, तो अब एक साथ कोई गरीब आदमी एकदम से बहुत सारा जो पैसा होता है वो कैसे लेके आएगा। तो इस वजह से कैशलेस ट्रीटमेंट जो है काफी अच्छा होता है। यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जितना खर्चा होता है वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट पे कर देती है। ठीक है, अब इसलिए ना अब हमको जब भी हम पॉलिसी लेते हैं ना तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या जिस कंपनी से हम ले रहे हैं वो उसने मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये चीज हमको देखना चाहिए। देखो, ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? फिर से स्टोर हो जाना ऑटोमेटिकली, अपने आप ही आपका जो अमाउंट होता है इंश्योरेंस का वो अपने आप ही वापस से स्टोर हो जाता है। वो कैसे? देखो, ये एक बेनिफिट है। कैसे? देखो, मानो 5 लाख का आपने वही हेल्थ इंश्योरेंस, हम देखो मैं ना एक ही एग्जांपल लेके चलती हूँ ताकि ऐसे माइंड में समझ में अच्छे से आए। तो 5 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, 10,000 आप ईयरली प्रीमियम इसमें भर रहे हो। ठीक है, अब मान लो आपका वो टाइम आ गया जब आप बीमार हो गए और आप एडमिट हो गए हो। अब आपने 5 लाख की पॉलिसी ली थी और आपका पूरा खर्चा ही 5 लाख का आ गया है। ठीक है, अब ये वाली जो पॉलिसी आपने ली, अब ऐसे देखोगे तो आपका 5 लाख रुपए पूरा कवर हो गया, अब तो खत्म हो गया। अब अगर लाइफ में दूसरी बार आप फिर बीमार पड़ते हैं तो फिर आपके पास पैसा है नहीं, आप ऐसे सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि अगर एक बार में आपका पूरा खर्चा 5 लाख अगर मतलब खत्म हो गया है खर्चा पूरा, तो आपको नेक्स्ट टाइम पे कंपनी अपने आप ही ये 5 लाख फिर से रीस्टोर कर देगी। ठीक है, ओके। अब देखो, जो ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट एग्जॉशन और एक होता है पार्शियल एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाना, यानी कि जितने रुपए की पॉलिसी आपने ली थी वो पूरी एग्जॉस्ट हो गई है, तभी आपका पूरा पैसा जो है वापस रीस्टोर होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी कराई हुई थी और आप बीमार हो गए, अब आपका खर्चा मान लो कि 4 लाख रुपए का आया है। ठीक है, अब इस 5 में से 4 लाख चले गए, 1 लाख बचा है। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर से बीमार होते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि ये कंपनी 1 लाख इसका बचा हुआ है, अब नए वाले के अंदर जो है कंपनी 4 लाख और दे देगी तो हमारा टोटल 5 लाख हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट एग्जॉशन में ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट एग्जॉशन के अंदर होता है कि आपने जितने रुपए की पॉलिसी ले रखी है, अगर आपका पहली बारी पे बीमार होने पे वो उतना पूरा का पूरा खर्चा अगर होता है, तभी दूसरी बार में आपका पूरा पैसा वापस रीस्टोर होगा। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी है, पहली बार बीमार होने पे आपके पूरा खर्चा 5 लाख का होता है, तभी आपको अगले बार बीमार होने पे वापस पूरा 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है पार्शियल एग्जॉशन। पार्शियल मतलब आपका जो एग्जॉशन है, यानी कि आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है वो अगर पार्शियल भी अगर एग्जॉस्ट हुआ है, थोड़ा सा ही खर्च हुआ है अगर, तो भी आपको नेक्स्ट टाइम बीमार होने पे आपको पूरी पॉलिसी वापस मिलेगी, है ना। जैसे 5 लाख की पॉलिसी है और आपका खर्चा मान लो पहली बार जब आप बीमार होते हो तो 4 लाख रुपए आपका खर्चा होता है, तो इसमें पीछे बचता है 1 लाख रुपए। जब आप दूसरी बार फिर से लाइफ में बीमार होते हो और एडमिट होते हो, तो आपको उस वक्त पे जैसे 1 लाख इसमें से बचा हुआ है, तो अगर इसमें से बचा हुआ है 1 लाख, फिर भी आपको जो है नेक्स्ट टाइम पे पूरा 5 लाख की पूरे 5 लाख का मतलब जो इंश्योरेंस है वो रीस्टोर हो जाता है। और एक्चुअली में ये वाला ज्यादा सही रहता है। ठीक है, अब देखो फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस।
इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो फैमिली में फ्लोट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है कि भाई अपनी वाइफ के लिए, अब क्या वो अपनी वाइफ के लिए अलग लेगा, बच्चे के लिए अलग लेगा, सबके लिए अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेगा, तो फिर उसको प्रीमियम भी अलग अलग भरना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमको मिलता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक ही पॉलिसी ले लेते हैं अपन, मतलब फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बीमार होता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि सारी फैमिली एक ही प्लान के अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। और जो सम एश्योर्ड होता है वो फैमिली मेंबर के बीच में ही फ्लोट होता रहता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको एक बार ही प्रीमियम भरना होता है, अलग अलग नहीं भरना होता है, ठीक है। अब देखो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो रेगुलर हेल्थ पॉलिसी होती है उसमें आप टॉप अप करवा सकते हो। टॉप अप का क्या मतलब होता है कि एक एडिशनल जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि भाई जैसे जरूरत पड़ी तो हम और करवा लेंगे, है ना, नहीं पड़ी तो नहीं कराएंगे। कैसे, मेरा मतलब है कि मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है और आपको लगता है कि भाई मेरा 5 लाख में भी अगर कम पड़ गया तो, है ना, तो कम पड़ गया और जरूरत पड़ी तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो टॉप अप करा लेंगे, यानी कि उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त पे हम अपना मतलब पैसा और बढ़ा लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास एक टॉप अप वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, कि अगर आपका 5 लाख का खर्चा कम पड़ गया, आपको उससे भी ज्यादा खर्चा हो गया, तो आप उस वक्त पे टॉप अप करवा सकते हैं। उसके लिए एक मैंडेटरी होता है, एक डिडक्टिबल होता है। अगर आप वो डिडक्टिबल करवाते हैं, अपने पैसे कुछ देते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आपको वो टॉप अप मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो टॉप अप प्लान होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है, ये गलत लिखा था, नॉर्मल ऐसे लिखा नहीं होता है, नॉर्मल बोलने में नॉर्मल है, कि एक तो होता है नॉर्मल टॉप अप, एक होता है सुपर टॉप अप। ये 2 टाइप के प्लान होते हैं टॉप अप के, ठीक है। अब पहले हम नॉर्मल टॉप अप का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है और 10,000 आप प्रीमियम भर रहे हैं ईयरली, ठीक है। अब मैंने सोचा मेरा 5 लाख का जो खर्चा है वो क्या पता कम पड़ जाए, तो अब क्या होता है कि या तो ऐसा होगा कि मैं एक और 5 लाख का प्लान ले लूं, राइट। तो उससे होगा क्या कि 10,000 तो पहले वाले का प्रीमियम होगा और दूसरे वाले का फिर 10,000 हो जाएगा, तो टोटल मेरे तो 20,000 प्रीमियम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि क्या पता मेरा खर्चा 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तब मैं कहाँ से भरूंगी। तो बेटर है कि अभी ही मैं जो है 5-5 लाख के 2 प्लान ले लूं। लेकिन उससे होगा क्या कि मेरे को प्रीमियम बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा, डबल प्रीमियम भरना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज के लिए ही टॉप अप प्लान होता है। तो इस टॉप अप नॉर्मल वाले टॉप अप प्लान में क्या होता है कि मान लो आपका खर्चा जो है वो 5 लाख से ज्यादा हो गया, है ना, तो अब कंपनी आपको कर देगी, टॉप अप कर देगी, यानी कि और 5 लाख का प्लान कर देगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आपने टॉप अप प्लान लेना है। उसमें होगा ये कि आपको बस प्रीमियम जो 10,000 है उसकी जगह पे थोड़ा ज्यादा देना होगा, यानी कि मान लो 13,000 रुपये आपको प्रीमियम देना होगा। अब ये 13,000 क्यों देना होगा, इसी वजह से ताकि कहीं अगर आपका खर्चा 5 लाख से ज्यादा का हुआ तो आपको उस वक्त पे कंपनी अपने आप ही एक और एडिशनल सिक्योरिटी दे देगी, राइट। यानी आप पॉलिसी में शुरू में ही जो है डबल प्रीमियम भरने की बजाय टॉप अप वाला प्लान ले लो, राइट। तो उससे आपको प्रीमियम थोड़ा कम भरना पड़ता है। अब जो टॉप अप प्लान होता है, चाहे वो दोनों टाइप के प्लान्स हैं, नॉर्मल है चाहे सुपर वाला है, आपको दोनों में ही डिडक्टिबल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे देखो, जो ये हो गया नॉर्मल टॉप अप प्लान, ये हो गया सुपर टॉप अप प्लान, ठीक है। अब जो नॉर्मल वाला है इसको हम लिखते हैं 5+5 प्लान, यानी कि 5 लाख की पॉलिसी तो मैंने ली ही हुई है। अगर बाई चांस अगर मेरा खर्चा 5 से ज्यादा हुआ तो जब जरूरत पड़ेगी तो 5 का कंपनी और कर देगी, उसके लिए हम प्रीमियम पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा भरते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सुपर वाले में भी ये चीज तो सेम ही होती है, डिडक्टिबल इसमें भी कटता है, इसमें भी कटता है।
लेकिन जो डिफरेंस होता है वो देखो, लेट सपोज कि ना दोनों ही प्लान के अंदर आपको डिडक्टिबल 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर नॉर्मल वाला टॉपअप प्लान है तो इसमें क्या होगा कि मान लो पहली बार जब आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में और आपका प्लान पहले 5 लाख का है, ठीक है, खर्चा आपका पूरा 5 लाख हो गया है। अब इसमें आपको पहले 25,000 देना पड़ेगा। डिडक्टिबल का मतलब ही यही होता है कि पहले आपको देना पड़ेगा, बाकी का जो बचेगा वो कंपनी देगी। तो मान लो आपका 5 लाख का पूरा खर्चा हो गया है, ठीक है, उसमें से आपने पहले 25,000 डिडक्टिबल दिया तो पीछे कितना बचा, 4.75 लाख बचा है, तो ये आपको कंपनी दे देगी, ठीक है। अब आपने अपनी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी 5 लाख की। अब आपने क्योंकि नॉर्मल वाला टॉपअप प्लान लिया है तो आपने पहले ही थोड़ा प्रीमियम ज्यादा भरा था और आपका खर्चा हो चुका है यहाँ 5 पूरा, और आप दूसरी बार फिर से बीमार हो गए हो, तो अब आपको क्या होगा कि टॉपअप मिल जाएगा, ठीक है, 5 लाख का आपको टॉपअप मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरी बार आपको भर्ती होने पे जब आपको 5 लाख का फिर से ये मिला है टॉपअप, तो इसमें आपको डिडक्टिबल फिर से देना पड़ेगा, है ना। 25,000 आप फिर से दोगे, फिर जो पीछे बचेगा खर्चे में से वो कंपनी देगी, ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्मल वाला टॉपअप होता है उसमें आप जब 2 बार भर्ती होंगे अगर हॉस्पिटल में, तो आपको दोनों बारी डिडक्टिबल अलग अलग बारी देना पड़ेगा। लेकिन जो सुपर टॉपअप प्लान होता है इसके अंदर आपको डिडक्टिबल सिर्फ एक ही बार देना पड़ता है। जैसे मान लो एक बार आपने मान लो 25,000 डिडक्टिबल दे दिया है और पीछे बचा 4.75 लाख, ये कंपनी दे देगी पहली बार जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसमें जो खर्चा आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मान लो लाइफ में आप फिर से बीमार पड़ते हैं, अब आपको कंपनी टॉपअप देगी 5 लाख का पूरा, इसमें आपको 25,000 फिर से नहीं देने हैं। यही एक मेजर डिफरेंस होता है टॉपअप नॉर्मल वाला और सुपर प्लान में। ज्यादातर सुपर टॉपअप प्लान जो होता है वही सही होता है, क्योंकि इसमें आपको जो है मल्टीपल टाइम्स में डिडक्टिबल नहीं देना पड़ता है। क्योंकि जैसे एल्डर पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो उनको ज्यादा जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स की जरूरत होती रहती है ना, अकॉर्डिंग टू एज। और जो टॉपअप प्लान होता है ना, इसका फायदा, इसमें मतलब प्रीमियम जो है रिलेटिवली कम भरना पड़ता है जो टॉपअप प्लान्स होते हैं, राइट। थोड़ा सा प्रीमियम कम हुआ ना। अगर आप अलग अलग 2 प्लान ले लोगे तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम डबल हो जाएंगे बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए आप टॉपअप प्लान्स ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रीमियम कम भरना पड़ता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम।